एक समय की बात है, गंगापुर नाम के एक शांत और हरे भरे गांव में किशन नाम का एक बहुत ही सीधा साधा पर मेहनती किसान रहता था। उसकी ईमानदारी की चर्चा सिर्फ गंगापुर ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों में भी दूर दूर तक फैली हुई थी। किशन और उसकी पत्नी रत्ना वैसे तो बहुत मेहनती थे, पर उनकी आर्थिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। खेत छोटा था और कुछ सालों से बारिश अच्छी न होने के कारण फसलें भी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पा रही थी। गांव में अक्सर लोग उन्हें दया की नजरों से देखते थे, लेकिन किशन ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। वो अपनी मेहनत और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता था। उन दिनों गंगापुर और उसके आसपास के इलाकों में भयानक सूखा पड़ गया था। खेतों में दरारें पड़ गई थी और पानी का स्तर गिरता जा रहा था। किसानों के लिए अपनी फसलें बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। किशन का छोटा सा खेत भी सूखने की कगार पर था। रत्ना अक्सर चिंतित रहती थी और उनकी बेटी आशा अक्सर भूख से रोती रहती थी। किशन, मुझे समझ नहीं आता कि हम लोग क्या करेंगे। पानी है नहीं, फसलें सूख रही हैं, गांव के बाकी किसान भी बहुत परेशान हैं। और आशा को देखो, उसे ठीक से दूध भी नहीं मिल पा रहा है। चिंता मत करो रत्ना, हमने मेहनत की है और भगवान कुछ रास्ता जरूर दिखाएगा। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं कुछ भी करूँगा पर आशा को भूखा नहीं सोने दूंगा। आपकी बातें सुनकर हिम्मत तो आती है, लेकिन पेट की भूख तो कुछ और ही कहती है। गांव के साहूकार से भी मदद मांगने गए थे, लेकिन उसने मुंह फेर लिया। किशन अपनी पत्नी की चिंता को समझता था। वह जानता था कि हालात सच में खराब है, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था। वो हर रोज अपने खेत जाता, सूखे हुए खेत को देखता और उम्मीद करता कि शायद आज बारिश हो जाए। गांव के कुछ अमीर किसान जिनके पास गहरे कुएं थे, वे तो किसी तरह अपनी फसल बचा पा रहे थे, पर किशन जैसे छोटे किसानों के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। एक दिन किशन अपने सूखे खेत को देखकर उदास बैठा हुआ था। तभी गांव के मुखिया सरपंच प्रकाश चंद, जो गांव के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे, जो अपनी नई बैलगाड़ी में सवार होकर उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने किशन को देखा और कहा, क्या किशन अभी भी इसी सूखी हुई जमीन पर मेहनत कर रहे हो? मुझे तो लगता है अब तुम्हें खेती छोड़कर कोई दूसरा काम ढूंढ लेना चाहिए। इस साल तो कुछ भी नहीं होने वाला, सुना है? तुम्हारी बेटी आशा की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती। सरपंच जी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मुझे अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है। जब तक जान है मैं हार नहीं मानूंगा। अरे किशन, भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो भाग्यशाली होते हैं। जाओ और कुछ और देखो, ये खेत तो अब मिट्टी है। सरपंच किशन का मजाक उड़ाकर वहाँ से चला गया। किशन को ये सुनकर बुरा लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो सोचता रहा कि कैसे वो अपने बच्चे और पत्नी के लिए कुछ कर सके। उसने गांव में दिहाड़ी मजदूरी करने की भी कोशिश की, पर सूखे के कारण उसे कहीं काम नहीं मिल पाया। उसकी बेटी आशा का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहता था। वो अपनी बेटी को किसी भी कीमत पे स्वास्थ्य देखना चाहता था। गांव के चारों तरफ निराशा का माहौल था। लोग अपनी किस्मत को कोसते रहते थे। किशन रात भर जग जग कर सोचता रहता था कि क्या किया जाए। एक दिन उसने ठान लिया कि वह अपनी जमीन पर गहराई तक खुदाई करेगा। उसे उम्मीद थी कि नीचे कहीं शायद पानी का स्रोत मिल जाए, जिससे वो अपनी प्यासी जमीन को सींच सके और अपनी बेटी के लिए कुछ कर सके। एक शाम किशन अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। अरे थोड़ा आराम कर लीजिए ना, काम तो पूरी जिंदगी चलता रहेगा। तुम सही कहती हो रत्ना, लेकिन ये फसल का समय है। अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो नुकसान हो जाएगा और मैं चाहता हूँ कि अपनी जमीन में और गहरा खोदूं, शायद पानी मिल जाए। आशा की तबीयत भी तो आजकल ठीक नहीं रहती। हाँ, लेकिन अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखना चाहिए। अकेले आप ही तो सब कुछ करते हैं। अरे तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस एक कप चाय बना दो, फिर खेत पर लौटता हूँ। रत्ना रसोई की ओर चल दी और किशन वापस अपने खेत की ओर। इस बार उसके मन में सिर्फ पानी ढूंढने की लगन नहीं थी, बल्कि अपनी बेटी का भविष्य और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने का दृढ़ संकल्प भी था। वो अपने फावड़े से एक नई जगह पर खुदाई करने लगा, ये सोचे बिना कि उसकी किस्मत में आगे क्या लिखा है। किशन अपने खेत में आलू की खुदाई नहीं बल्कि पानी की तलाश में गहरी खुदाई कर रहा था। वो हर बार पूरी ताकत से कर रहा था, तभी उसका फावड़ा किसी चीज से टकराया। ये क्या टकराया? लगता है कुछ भारी चीज है। किशन ने धीरे धीरे मिट्टी हटानी शुरू की। थोड़ी ही देर में जमीन के नीचे से एक पुराना मिट्टी से सना हुआ संदूक बाहर निकला। अरे ये तो एक संदूक है, इसके अंदर क्या होगा? किशन ने संदूक खोला। संदूक में चमकते हुए सुनहरे सिक्के थे, जो रात के अंधेरे में और भी ज्यादा चमक रहे थे। उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। हे भगवान, इतना सारा धन ये यहाँ कहाँ से आया?
किशन कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा। एक पल के लिए उसके मन में विचार आया, ये खजाना तो मेरे सारे दुखों को मिटा सकता है। आशा की तबीयत ठीक हो जाएगी और रत्ना की टेंशन भी दूर हो जाएगी और हमें किसी साहूकार के आगे हाथ भी नहीं फैलाने पड़ेंगे। ये विचार उसके मन में किसी जहर की तरह घुलने लगा। उसकी गरीबी, उसकी बेटी का सूखा चेहरा, साहूकार का तिरस्कार, ये सब बातें उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। क्या ये भगवान का दिया हुआ चमत्कार है? क्या इसे अपने पास रखना गलत होगा जबकि इसके बारे में कोई नहीं जानता? लेकिन फिर उसकी ईमानदारी ने जोर मारा। उसके माता पिता की सिखाई हुई सीख और उसके गांव में बनी उसकी नेक छवि और इन सब से बढ़कर उसका खुद का अपना ज़मीर। नहीं, ये मेरा नहीं है, ये किसी और का है। इसे अपने पास रखना चोरी है, भले इसके बारे में कोई नहीं जाने। गरीबी और ईमानदारी के बीच की लड़ाई उसके लिए बहुत मुश्किल थी, लेकिन अंत में उसकी ईमानदारी भारी पड़ी और उसने इन सारे ख्यालों को अपने दिमाग से निकाल दिया। वो जानता था कि ईमानदारी का रास्ता बहुत मुश्किल होता है। उसने संदूक उठाया और अपने घर की ओर चल पड़ा। भाग्यवान, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। ये इतना भारी क्या है? ये मुझे खेत में मिला, खोल कर देखो। रत्ना ने संदूक खोला और अंदर का अद्भुत खजाना देखकर वो चौंक गई। हे भगवान, इतना धन ये कहाँ से आ गया? हल चलाते समय मुझे जमीन के नीचे दबा मिला। अब क्या करेंगे? अगर हम इसे रख ले तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। आशा की दवा, घर की नई छत और खेतों के लिए पानी, सब कुछ ये तो भगवान का दिया हुआ वरदान है किशन। नहीं रत्ना, ये सब हमारा नहीं है और ये कोई वरदान नहीं बल्कि हमारी एक परीक्षा है। हो सकता है ये किसी का खोया हुआ खजाना हो, इसे अपने पास रखना चोरी होगी। भले हमारी जरूरतें बड़ी हो लेकिन हमारी ईमानदारी उससे भी बड़ी है। लेकिन कौन आएगा इसे लेने और किसे पता चलेगा ये आपको मिला है? इतने सालों से जमीन में दबा हुआ था, शायद इसका मालिक भी ना हो। बात तो सही है, लेकिन अगर कोई इसका असली मालिक हुआ तो उसका हक बनता है। हम दूसरों की चीजें अपने पास नहीं रख सकते रत्ना। हमारी गरीबी हमें गलत रास्ता चुनने की इजाजत नहीं देती। आपकी ईमानदारी कभी नहीं बदलती किशन। मैं जानती हूँ आप सही है, पर क्या करें, मन नहीं मानता। इतने सालों से हम बस संघर्ष ही कर रहे हैं। हाँ रत्ना, ईमानदारी से बड़ा कोई खजाना नहीं। ये संतोष हमें किसी भी धन से ज्यादा सुकून देगा। हाँ, अगर इसका असली मालिक नहीं मिला तो हम देखेंगे कि आगे क्या करना है, पर पहला फर्ज तो ये है कि इसे सही जगह पहुँचाएं। अच्छा, जो आपको ठीक लगे वही कीजिए। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हमारे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे, आशा ठीक हो जाए और हमें किसी से कुछ मांगना ना पड़े। बस यही तो मेरा भी सपना है। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। लेकिन इसे अब कौन ढूंढने आएगा? इतने सालों से जमीन में दबा होगा, शायद कोई भी अब इसकी तलाश में ना हो। चाहे कितने भी साल पुराना हो, जो हमारा नहीं उसे रखना गलत है। मैं कल सुबह जाकर गांव के सरपंच प्रकाश चंद को इसे सौंप दूंगा। वो समझदार व्यक्ति है, वो इसके असली मालिक को ढूंढकर इसे लौटा देंगे। क्या सरपंच जी को देना सही होगा? वो तो हमारी गरीबी का हमेशा मजाक बनाते हैं। रत्ना, हमें अपना कर्म करना है, दूसरों के स्वभाव के बारे में नहीं सोचना। वो गांव के मुखिया है, उन पर भरोसा करना हमारा फर्ज है। ये खजाना हम अपने पास नहीं रख सकते। आप हमेशा से ऐसे ही हो, सीधे सच्चे। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे ही करना। सही करना ही असली इंसानियत है। भगवान ने हमें मेहनत से कमाने के लिए भेजा है, दूसरों की चीजें रखने के लिए नहीं। अगले दिन सुबह होते ही किशन संदूक लेकर सरपंच प्रकाश चंद के घर पहुंचा। सरपंच अपने घर के बाहर बैठकर सुबह की धूप सेक रहे थे। प्रणाम सरपंच जी, मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। अरे किशन, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? खेत में पानी मिला या नहीं? जी सरपंच जी, सब ठीक है। कल खेत में हल चलाते समय मुझे ये संदूक मिला। किशन ने सरपंच के सामने संदूक रखा। खोलकर देखा तो सोने चांदी के सिक्के भरे हैं। ये धन बहुत बड़ा है। सरपंच जी, ये धन मैं अपने पास नहीं रख सकता क्योंकि ये मेरा नहीं है। इसे मैं आपके पास सौंपने आया हूँ ताकि आप इसके असली मालिक को ढूंढकर उसे लौटा सके। अरे किशन, इतना बड़ा खजाना और तुम इसे आसानी से मुझे सौंपने आ गए। तुम्हारी ईमानदारी की मिसाल दी जाएगी। आज के समय में कौन इतना ईमानदार होता है? ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं सरपंच जी, ये मैंने अपने माता पिता से सीखा है। मैंने बस अपना फर्ज निभाया है। ठीक है किशन, मैं इसे अपने पास रखता हूँ और पूरे गांव में खबर करवाता हूँ। अगर कोई इसका असली मालिक हुआ तो मैं उसे ये सौंप दूंगा। राजा के दरबार तक भी सूचना पहुँचाने का इंतजाम करता हूँ।
धन्यवाद सरपंच जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अब मैं चलता हूँ। किशन वहाँ से चला गया। उसके मन में संतोष था कि उसने सही काम किया, लेकिन सरपंच की आंखों में लालच गहरा होता जा रहा था। इतना बड़ा खजाना अगर मैं इसे राजा वीरेंद्र को सौंप दूं तो मेरा बड़ा नाम होगा, और अगर मैं इसे अपने पास रख लूं तो मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी का भला हो जाएगा। अरे इसे राजा को देने की क्या जरूरत है? अरे कौन जानेगा कि किशन को खजाना मिला था। किशन तो भोला भाला है, वो किसी से कुछ नहीं कहेगा, मैं ही रख लेता हूँ। सरपंच ने खजाने को अपने घर पे एक स्थान पर छुपा दिया और किसी को कुछ नहीं बताया। उसने राजा को भी खबर नहीं दी। शाम को सरपंच की पत्नी अंजना ने खजाने को देख लिया। उसकी आंखें भी चमक उठी। ये खजाना कहाँ से आया? इसमें तो सोना चांदी भरा है। किशन को अपने खेत में मिला था, वो इसे राजा तक पहुंचाने के लिए कह रहा था, पर मैंने सोच लिया इसे हम ही रख लेंगे। पर ये तो चोरी है, अगर किसी को पता चला तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। किशन तो भोला भाला है, वो किसी से कुछ नहीं कहेगा। और गांव में कौन है जो राजा तक ये बात पहुंचाएगा? लेकिन अगर राजा को पता चला तो हमारी खैर नहीं, ये राजकोष का धन माना जाएगा। राजा तक बात ये पहुंचेगी ही नहीं। तुम चिंता मत करो, ये खजाना अब हमारा है। इससे हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी और गांव में हम सबसे अमीर बन जाएंगे। सरपंच ने लालच में आके अपनी ईमानदारी को त्याग दिया था। उसकी आंखों के आगे धन का पर्दा पड़ गया था। किशन को तो इस बात का अंदाजा तक भी नहीं था कि जिस व्यक्ति पर उसने भरोसा किया था वो उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगा। अगले दिन किशन और रत्ना आपस में बात कर रहे थे। रत्ना के मन में अभी भी आशंका थी। तो सरपंच जी ने खजाना रख लिया? हाँ, मैंने उन्हें दे दिया। अब वो ही असली मालिक को ढूंढ कर देंगे। मुझे पूरा विश्वास है वो सही काम करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं वो खजाना खुद ही रख ले? नहीं रत्ना, सरपंच जी गांव के मुखिया है और वो बहुत ही नेक इंसान है। वो ऐसा नहीं करेंगे और हमें किसी पर शक नहीं करना चाहिए। फिर भी खजाने में बहुत बड़ा लालच होता है। मुझे डर लगता है कहीं ये हमें ही नुकसान न पहुंचा दे। हमें अपना धर्म निभाना चाहिए। हमने अपना काम कर दिया, अब जो होगा भगवान देखेंगे। ईश्वर पर भरोसा रखो। किशन की ईमानदारी बनी रही, जबकि सरपंच का लालच उसे गलत राह पर ले जा रहा था। आने वाले दिनों में गांव में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगे। सरपंच प्रकाश चंद का घर जो पहले से ही बड़ा था अब और भी भव्य दिखने लगा था। नए सामान, महंगे कपड़े और नए नए गहने उनके घर का हिस्सा बन गए। गांव के चौपाल पर दोपहर का समय था। चारों ओर हलचल कम थी। कुछ किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे तो कुछ लोग छांव में बैठे सुस्ता रहे थे। वहीं चौपाल पर बैठकर सोहन, हरि और गोपाल आपस में बातें कर रहे थे और उनकी बातों का विषय सरपंच के घर में आए अचानक बदलाव थे। अरे सुना तुमने, किशन को अपने खेत में से खजाना मिला था। मेरी आंखों देखी बात है भाई। हाँ, मैंने भी सुना है, लेकिन वो किशन ही है जो बिना किसी लालच के सरपंच जी को सौंप आया। आजकल के जमाने में कौन इतना ईमानदार होता है? सच कह रहे हो भाई, कोई और होता तो अपने घर में चुपचाप छुपा लेता, लेकिन किशन, उसकी ईमानदारी की तो मिसाल दी जाएगी। उसकी बेटी आशा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने लालच नहीं किया। ये तो है, अगर ये खजाना मुझे मिलता तो मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐश में काटता और अपने बच्चों के लिए मैं कुछ भी कर जाता। हाँ भाई, लेकिन किशन को देखो, उसके मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है। उसने सीधा जाकर वो सरपंच को सौंप दिया। बात समझ में नहीं आती। सरपंच जी को मिले खजाना 1 महीना हो गया, लेकिन आज तक किसी ने उसके असली मालिक के बारे में नहीं सुना। ना कोई खबर गांव में फैली और ना ही राजा के दरबार से कोई संदेश आया। तुम सही कह रहे हो भाई, ना कोई मालिक सामने आया, ना कोई खबर आई। मुझे तो लगता है खजाना राजा को सौंप देना चाहिए। अरे लेकिन किशन को क्या पता था कि सरपंच जी क्या करेंगे। उसने तो अपनी तरफ से सही किया, अपने धर्म का पालन किया। हाँ, लेकिन अब देखो ना, जब से सरपंच जी को खजाना मिला है, सरपंच जी का घर कितना चमकने लगा है। पहले तो इनके घर में टूटी फूटी खाट थी, लेकिन अब तो नया पलंग आ गया है और वो बैलगाड़ी भी तो नई खरीद ली है, पहले वाली तो पुरानी थी। और हाँ सुनो, उसकी पत्नी अंजना भी तो अब नए नए गहने पहने रहती है जो उन्होंने पहले कभी नहीं पहने थे। ये सब कैसे हुआ? सूखे के समय में भी इनकी कमाई बढ़ रही है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं सरपंच जी ने राजा जी को खजाना दिया ही नहीं? तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि हो सकता है सरपंच जी ने खजाना अपने पास ही रख लिया हो, वरना इतना पैसा कहाँ से आया उनके पास, वो भी जब गांव में सब भूखमरी की कगार पर है। हाँ, बात में तो दम है। 1 साल पहले तक तो उनका घर का हाल कोई भी देख सकता था
और अब देखो गांव में सबसे बड़ा घर उन्हीं का हो गया है। यहाँ तो दाल में कुछ काला है। लेकिन अगर ये बात किशन को पता चली तो क्या होगा? वो तो बेचारा अभी भी अपने खेत में पानी की तलाश कर रहा है। किशन को क्या, अगर राजा को खबर लग गई तो बहुत कठोर दंड मिलेगा सरपंच जी को। सही कह रहे हो, लेकिन एक बात पक्की है, किशन की ईमानदारी ने तो सरपंच जी की किस्मत ही बदल दी, पर गलत तरीके से। हाँ, और किशन अभी भी अपनी झोपड़ी में रह रहा है। अभी भी उसकी बेटी आशा की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है। वही सरपंच जी दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन एक बात कहूँ, ईमानदार होना अच्छा है, लेकिन कभी कभी थोड़ी चालाकी भी जरूरी होती है, ताकि कोई तुम्हारी ईमानदारी का फायदा न उठा सके। गांव के लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे, लेकिन ये बात धीरे धीरे गांव से बाहर भी फैलने लगी। ये चर्चा का विषय बन गया था कि सरपंच की संपत्ति में इतनी तेजी से वृद्धि कैसे हुई, जबकि पूरे राज्य में सूखा पड़ा हुआ था। एक दिन राजा वीरेंद्र अपने महल में दरबार लगाए बैठे थे। उनके सामने उनके सबसे विश्वास पात्र मंत्री दीवान माधव खड़े थे। राजा के मन में अपनी प्रजा का हालचाल जानने की इच्छा उठी। उन्हें कुछ गुप्तचरों से भी सूचना मिली थी कि कुछ गांवों में सूखा होने के बावजूद कुछ लोग अचानक से धनी होते जा रहे हैं, जिससे उन्हें संदेह हुआ था। वो चाहते थे कि बिना किसी तामझाम के स्वयं गांव-गांव जाकर अपनी प्रजा की स्थिति को देखें और समझे। दीवान माधव, कई दिनों से सोच रहा हूँ कि एक बार अपने राज्य का भ्रमण किया जाए। सुना है कुछ गांवों में हालात ठीक नहीं है और कुछ अजीब सी बातें भी सुनने को मिल रही है। महाराज, आपकी बात बिल्कुल उचित है। अगर आप स्वयं जाकर प्रजा की स्थिति देखोगे तो सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी और उन अफवाहों की सच्चाई भी सामने आ जाएगी। हाँ, लेकिन मैं अपने असली रूप में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं अगर राजा की तरह जाऊंगा तो लोग सच बोलने से कतराएंगे और अपनी परेशानियां मेरे सामने नहीं बताएंगे। हम दोनों साधारण वेश में गांव का हाल जानने चलेंगे, एक सामान्य नागरिक बनकर। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं सारी व्यवस्था करता हूँ। अगले दिन राजा और दीवान ने साधारण किसान का वेश धारण किया और राज्य के एक प्रसिद्ध गांव की ओर निकल पड़े। ये वही गांव गंगापुर था जिसमें कुछ ही दिन पहले एक ईमानदार किसान किशन ने अपने खेत में खजाना पाया था, और जहाँ सरपंच के अचानक धनी होने की चर्चाएं जोरों पर थी। दीवान माधव, ये गांव तो बड़ा प्रसिद्ध लगता है। कम से कम बाहर से तो ऐसा ही है, पर सुना है यहाँ के कुछ लोग अभी भी गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं और सरपंच का घर तो महल जैसा दिख रहा है। हाँ महाराज, यही जानने की जरूरत है कि यहाँ कौन ईमानदार है और कौन नहीं, और इस असमानता का कारण कौन है। राजा और दीवान ने गांव में घूमना शुरू कर दिया और वो लोगों से घुल मिलकर बातें करने लगे और उनकी परेशानियां सुनने लगे, और धीरे धीरे वो चौपाल की ओर बढ़े, जहां गोपाल, हरि और सोहन बैठे थे और दिन भर की बातें कर रहे थे। उनकी बातों का विषय अभी भी सरपंच के घर में आए अचानक बदलाव और किशन की ईमानदारी का ही था। भाई, इस गांव में मुझे सब कुछ तो अच्छा लगता है, बस एक बात समझ में नहीं आई, यहाँ के सरपंच प्रकाश चंद इतने अमीर कैसे हो गए। मुझे तो उनकी ईमानदारी पर शक होता है। भाई गोपाल, हम तो साधारण किसान हैं, हमें क्या पता, लेकिन सच कहें, जब से उन्हें खजाना मिला, जब से उनके दिन ही बदल गए। ये सब खजाने का ही खेल लगता है। राजा और दीवान, जो पास में ही खड़े होके ये सारी बातें सुन रहे थे, चौकन्ना हो गए। खजाना? किसका खजाना? गोपाल ने अनजाने में ही राजा को सारी बातें बता दी, जैसे वे किसी अनजान व्यक्ति से बातें कर रही हों। उसने किशन की ईमानदारी और सरपंच को खजाने सौंपने की बात, और फिर अचानक से सरपंच का अमीर बनने का सारा किस्सा सुनाया। अरे, कुछ दिन पहले किशन को अपने खेत में खजाना मिला था। वह ईमानदार आदमी है, सीधा जाकर सरपंच जी को सौंप आया और बोला, ये खजाना मेरा नहीं है। किशन ने खुद रख लिया होता तो किसी को क्या पता चलता। इतनी गरीबी में भी उसने लालच नहीं किया। सही कहा आपने मालिक, लेकिन किशन ऐसा नहीं है। वो तो सीधा साधा आदमी है, नेक दिल का। उसे लगा कि खजाना किसी और का होगा, इसीलिए जाकर सरपंच जी को सौंप दिया, ताकि असली मालिक तक पहुंच जाए। फिर क्या हुआ? सरपंच जी ने राजा जी को इसकी सूचना दी। होना क्या था, सरपंच जी ने कहा वो राजा जी को खजाना सौंप देंगे, लेकिन लगता नहीं कि उन्होंने राजा जी को खजाना दिया होगा। अब आप ही देखिए, पहले तो उनके घर में खाने के लाले पड़े रहते थे, और अब नया मकान, नई बैलगाड़ी और नए नए कपड़े, क्या क्या नहीं है उनके पास। ये सब कहाँ से आया? यानी सरपंच जी ने राजा जी को खजाना सौंपा ही नहीं। ये तो बहुत बड़ा अपराध है।
हम तो कुछ नहीं कह सकते मालिक, पर ये बदलाव किसी को भी शक में डाल सकता है। गांव में हर कोई यही बात कर रहा है। महाराज, लगता है मामला गड़बड़ है। ये सिर्फ खजाने की बात नहीं, ये विश्वासघात और राज्य के प्रति बेईमानी का मामला है। जी दीवान, किशन की ईमानदारी की प्रशंसा करनी चाहिए। उसने अपने कर्तव्य का पालन किया, लेकिन सरपंच ने सच में खजाना छुपा लिया तो उसे दंड भी मिलना चाहिए। ऐसे लोग राज्य की नींव को कमजोर करते हैं। राजा को अब स्थिति पूरी तरह से समझ आने लगी थी। सरपंच के अचानक अमीर बनने की वजह साफ थी। राजा ने तय किया वो जल्द ही सरपंच को दरबार में बुलाकर इस राज से पर्दा उठाएंगे और जल्द ही न्याय करेंगे। उनके मन में किशन जैसे ईमानदार व्यक्ति के लिए सम्मान और सरपंच जैसे धोखेबाज के लिए क्रोध था। अगली सुबह राजा वीरेंद्र अपने भव्य दरबार में राजगद्दी पर विराजमान थे। उनके पास दीवान माधव भी उपस्थित थे। राजा के मन में पिछले दिनों की बातें घूम रही थी। सरपंच प्रकाश चंद का अचानक से अमीर होने का रहस्य अब राजा की नजरों से छुपा नहीं था। राजा ने निश्चय कर लिया था कि अब सरपंच को दरबार में बुलाकर सच्चाई सामने लाई जाएगी और उसे उसके किए की सजा दी जाएगी। दीवान माधव, कल गंगापुर गांव का भ्रमण करने के बाद एक बात मेरे मन में बार बार आ रही है और मुझे बहुत विचलित कर रही है। कौन सी बात महाराज? क्या कोई गंभीर समस्या सामने आई है? समस्या नहीं, बल्कि एक गंभीर अपराध सामने आया है। गांव के मुखिया सरपंच प्रकाश चंद के पास इतना धन कहां से आया? गांव के लोग कह रहे थे कि किशन नाम के एक ईमानदार किसान ने अपनी ईमानदारी से खजाना उसे सौंपा था, लेकिन वो खजाना अभी तक हमारे राजकोष में क्यों नहीं पहुंचा? ये राजकोष का धन है दीवान। महाराज, बात कुछ अजीब तो है। मुझे भी ये सुनकर संदेह हुआ था। हमें सीधे सरपंच से ये सब पूछना चाहिए और जवाब मांगना चाहिए। ठीक कहते हो सैनिक। आज्ञा महाराज। जाओ, गंगापुर गांव के सरपंच प्रकाश चंद को तत्काल रूप से दरबार में बुलाकर लेकर आओ। उनसे कहना महाराज उनसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहते हैं और न आने का कोई बहाना स्वीकार नहीं होगा। जो आज्ञा महाराज, अभी जाता हूँ। सैनिक ने तुरंत आज्ञा का पालन किया और गंगापुर के लिए रवाना हो गया। उधर सरपंच प्रकाश चंद अपने घर में बैठे थे। जब उसे राजा के दरबार से बुलाए जाने की सूचना मिली तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। मन में कई आशंकाएं जन्म लेने लगी। उसे डर था कि कहीं राजा को उसके काले कारनामों की खबर तो नहीं लग गई, कहीं गांव वालों ने उसकी शिकायत तो नहीं कर दी, कहीं राजा को ये सब पता तो नहीं चल गया। गांव में सभी लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी थी। अगर उन्होंने मेरे से पूछताछ की तो मैं क्या जवाब दूंगा? खजाना तो मेरे घर में छुपा है, लेकिन मैं इनकार कर दूं तो शायद बच सकता हूँ। शायद राजा को कोई सबूत ना मिले। मुझे तो पहले ही डर था। अब क्या होगा? हमें फांसी दी जाएगी। कुछ ही देर में सैनिक दरबार में लेकर सरपंच प्रकाश चंद को हाजिर हुआ। महाराज, गंगापुर के मुखिया प्रकाश चंद को हाजिर कर दिया है। सरपंच प्रकाश चंद, हम तुमसे एक महत्वपूर्ण बात पूछना चाहते हैं और तुम्हें हमें सच सच बताना होगा। अगर जरा भी झूठ बोला तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा, जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मैं सब सच बताऊंगा और आपकी हर बात मानूंगा। क्या कुछ समय पहले गंगापुर के किसान किशन ने अपने खेत में खजाना पाया था? जी महाराज, ऐसा हुआ था। और उसने वो खजाना गांव के मुखिया होने के नाते तुम्हें सौंप दिया था? हाँ महाराज। फिर वो खजाना हमारे राजकोष में क्यों नहीं आया सरपंच? जबकि वो राज्य की संपत्ति है जो किसी भी लावारिस खजाने पर पहला हक रखती है। सरपंच को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वो सोच रहा था अगर उसने झूठ बोला और राजा को सच्चाई पहले से पता हुई तो उसका बचना मुश्किल होगा। उसके सामने कोई और रास्ता नहीं बचा। महाराज, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सच बताओ सरपंच, तुमने उस खजाने का क्या किया? महाराज, मैं लालच में पड़ गया था। जब किशन ने मुझे खजाना सौंपा तो मैंने सोचा अगर मैं इसे अपने पास रख लूं तो मेरे घर की हालत सुधर जाएगी और मैं अमीर बन जाऊंगा। मैंने वो खजाना राजा को देने के बजाय अपने पास रख लिया। मैंने अपने घर में खजाना छुपा दिया। यह तो विश्वासघात है सरपंच। न सिर्फ तुमने राजा को धोखा दिया बल्कि उस ईमानदार किसान के विश्वास को भी तोड़ा। जिस खजाने पर राज्य का अधिकार था उसे तुमने अपने स्वार्थ के लिए छुपाकर बहुत बड़ा अपराध किया है। क्षमा करें महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैं अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे माफ कर दीजिए।
महाराज, ऐसे व्यक्ति को कठोर दंड मिलना चाहिए। इसने राज्य के नियमों को तोड़ा है और विश्वासघात किया है। ऐसे व्यक्ति को गांव का मुखिया रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं दीवान की बातों से सहमत हूँ, लेकिन यह तुम्हारी पहली गलती मानकर और तुम यह स्वयं स्वीकार कर रहे हो, इसलिए दंड में थोड़ी नरमी बरतते हैं। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि तुम बच जाओगे। वो पूरा खजाना तत्काल राजकोष में जमा कराओ। जी जी महाराज, मैं आज ही खजाना वापस कर दूंगा। एक एक सिक्का वापस कर दूंगा। और किशन की ईमानदारी के लिए उसे पुरस्कारित किया जाएगा, क्योंकि उसने राज्य के प्रति अपने कर्तव्य निभाया। इसलिए अब तुम्हें सरपंच के पद से हटा दिया जाएगा। तुम इस पद के लायक नहीं हो, इसलिए अब से तुम अपने गांव में एक साधारण नागरिक बनकर रहोगे और तुम्हारी सारी संपत्ति की जांच की जाएगी। सरपंच ने सर झुकाकर अपनी गलती मान ली। उसके पास कोई चारा नहीं था। राजा ने राजकोष में खजाना जमा करने की आज्ञा दी और ईमानदार किशन को इनाम देने का निर्णय लिया। इस तरह राजा ने न्याय करके सच्चाई की जीत सुनिश्चित की और लालच को बेनकाब किया। अगले दिन राजा वीरेंद्र अपने दरबार में बैठे थे। उनके मन में किशन की ईमानदारी की बात बार बार घूम रही थी। उन्होंने सोचा कि ऐसे ईमानदार और सच्चे व्यक्ति को सम्मानित किया जाना चाहिए, ताकि वो पूरे राज्य के लिए एक मिसाल बन सके। दीवान माधव भी दरबार में उपस्थित थे और राजा के विचारों से सहमत थे। दीवान माधव, मैं सोचता हूँ कि किशन को दरबार में बुलाया जाए। उसकी ईमानदारी ने मेरा हृदय जीत लिया। आज के समय में ऐसे लोग कहाँ ही मिलते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित करना हमारा कर्तव्य है और ये दूसरों को भी ईमानदारी की राह पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। महाराज, आपकी बात बिल्कुल उचित है। आजकल ऐसे ईमानदार व्यक्ति दुर्लभ होते हैं। यदि हम किशन को सम्मानित करेंगे तो ये पूरे राज्य के लिए एक उदाहरण होगा और लोग सीखेंगे कि ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है। हाँ दीवान, इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि उसे इनाम में कुछ धन और उपजाऊ जमीन दी जाए, ताकि उसका जीवन सुख में हो और उसे अपनी बेटी का इलाज करवाने और अपने परिवार का भरण पोषण करने में कोई दिक्कत ना हो। और हाँ, उसकी ईमानदारी को देखते हुए मैं उसे अपने दरबार में भी एक सम्मानित पद देना चाहता हूँ। वह एक किसान होने के बावजूद सबसे योग्य साबित हुआ है। ये तो बहुत अच्छा निर्णय है महाराज। किशन जैसे व्यक्ति को सम्मानित करके हम राज्य का गौरव और बढ़ाएंगे। मैं अभी सैनिकों को आदेश देता हूँ कि वो किशन को बुलाकर ले आए। ठीक है, ऐसा ही करो। दीवान माधव ने सैनिक को बुलाया और उसे आदेश दिया कि किशन को अभी दरबार में लाया जाए। कुछ समय बाद किशन को लेकर सैनिक दरबार में उपस्थित हुए। किशन थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि उसने पहले कभी किसी दरबार में कदम नहीं रखा था। लेकिन राजा को उसने प्रणाम किया और आराम से खड़ा हो गया। महाराज, गंगापुर के किसान किशन को ले आया हूँ। आओ किशन, पास आओ। तुम्हारी ईमानदारी के चर्चे पूरे राज्य में हो रहे हैं। मैंने स्वयं गांव में सुना है कि तुमने कैसे एक बड़े खजाने को पाकर भी उसे अपने पास नहीं रखा। महाराज, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। ये तो मेरा धर्म है। तुम्हारा ये छोटा सा कार्य नहीं है किशन। जब कोई खजाना पाता है तो अधिकांश लोग लालच में पड़ जाते हैं, खासकर जब उनके घर में परेशानी और गरीबी हो, जैसे तुम्हारी बेटी की तबीयत। लेकिन तुमने खजाना सच्चाई से अपने सरपंच को सौंप दिया। सच में तुम्हारी ईमानदारी काबिले तारीफ है किशन। तुमने अपने जमीर का सौदा नहीं किया। महाराज, मैं हमेशा सच्चाई और ईमानदारी में विश्वास रखता हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे यही सिखाया है और मैंने हमेशा उन्हीं के दिखाए गए रास्ते पर चलने की कोशिश की है। राजा किशन की बातों से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि किशन को इनाम में स्वर्ण मुद्राएं और कुछ उपजाऊ भूमि दी जाए, ताकि उसे कभी गरीबी का सामना न करना पड़े। किशन, हम तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें इनाम के रूप में ये खजाना देना चाहते हैं, जिसे तुमने ईमानदारी से लौटाया था। इसे स्वीकार करो। ये तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल है। क्षमा करें महाराज, ये खजाना मेरा नहीं है। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा संतोष इसी बात में है कि मैंने सही काम किया। राजा और दीवान दोनों ही किशन की बात से चकित रह गए। ऐसा निस्वार्थ व्यक्ति उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। किशन, तुम सच में विलक्षण व्यक्ति हो, वरना तो लोग धन पाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। लेकिन तुम इसे ठुकरा रहे हो, जबकि तुम्हें इसकी जरूरत है। महाराज, मेरा जीवन सादा है। मेरे पास जितना है मैं उतने में ही संतुष्ट हूँ। मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। बस मेरा परिवार खुश रहे और मेरी बेटी स्वस्थ रहे।
महाराज, किशन की ईमानदारी सच में ही अद्भुत है। ऐसे व्यक्ति को अपने पास रखना राज्य के लिए सौभाग्य की बात होगी। किशन, तुम्हारी ईमानदारी को देखते हुए हम तुम्हें अपने दरबार में एक सम्मानित पद देना चाहते हैं। यहाँ रहकर राज्य की सेवा करो। तुम एक किसान ही नहीं बल्कि एक नेक इंसान हो। महाराज, मैं एक साधारण किसान हूँ। क्या मैं इस योग्य हूँ? मुझे दरबार के कामकाज की ज्यादा जानकारी नहीं है। ईमानदार व्यक्ति से बड़ा कोई योग्य नहीं होता किशन। ज्ञान तो समय के साथ आता है, पर ईमानदारी और सच्चाई अनमोल है। तुम्हें इस पद को अपने हृदय से स्वीकार करना चाहिए। यदि आपकी आज्ञा है महाराज, तो मैं अपने पूरे मन से और पूरी निष्ठा से राज्य की सेवा करूंगा। राजा ने किशन को अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण पद दिया, जो उसकी ईमानदारी और नैतिक मूल्यों के लिए था, और साथ ही उसे खेती करने के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान की, ताकि वह अपना सादगी भरा जीवन भी जी सके। किशन ने राजा की सेवा पूरी निष्ठा से की। अपनी ईमानदारी और मेहनत से वो पूरे राज्य में सम्मानित हुआ। उसे जो जमीन मिली थी उसमें वो मेहनत से खेती करने लगा। उसकी पत्नी रत्ना भी इस बदलाव से बहुत प्रसन्न थी, और उनकी बेटी आशा भी अब खुश और स्वास्थ्य थी। किशन, आपकी ईमानदारी ने हमें कितना सम्मान दिलाया है। हम पर महाराज की कृपा बनी रहेगी। मुझे गर्व है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। सच्चाई की राह कठिन होती है रत्ना, लेकिन अंत में वही विजय दिलाती है। हमें हमेशा अपने मूल्यों पर कायम रहना चाहिए। इस प्रकार किशन को अपनी ईमानदारी का उचित फल मिला।